वेलकम बैक टू ज्ञान टेक एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल हमारा ये है, कह रहा है जो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है। क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट 0 हो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 का। और पहला सवाल है जो कह रहा है जो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग बताइए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या को बताने से पहले हमें तो ये जानना होगा जो आखिर परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं, P बाई Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन देखिए क्या आता है। डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट 0 हो। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन है परिमेय संख्या का। तो अब आप बताइए, डिफिनेशन में ही सारा चीज समझ में आ गया होगा। जो P बटे Q मतलब यही है, जो P और Q, यहाँ पे P क्या हो जाता है? अंश, और यहाँ Q क्या हो जाता है? हर, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है? अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है जो पूर्णांक। अब देखिए, ये टर्म आता है जो मान लीजिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, जो पूर्णांक आखिर क्या हो सकता है। तो पूर्णांक वैसी संख्या, जैसे पहले नंबर लाइन पे हम लोग नंबर लाइन पे जैसे दिखाते थे, जैसे ये 0 है, ये 1 और इधर 2, फिर इधर -1, इधर 2 -2, इस तरह से। तो पूर्णांक वही होता है जो निगेटिव नंबर के साथ भी और पॉजिटिव नंबर के साथ में दिखाया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब पूर्णांक में तो हम लोग पूर्णांक में कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हमको बोल रहा है Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब P के जगह पे हम लोग +2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, लेकिन Q के जगह पे जीरो को छोड़कर और कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब डिफिनेशन से ही हमारा क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा क्या बोल रहा है उसमें, तो क्या आप इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, जाहिर सी बात है, इसको भी हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए क्या लिखें? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। Q के जगह पे क्या हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से Q के जगह पे हम लोग 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते हैं। 0 को छोड़ करके बाद बाकी कोई भी नंबर हो चलेगा। ठीक है, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे का सवाल हम देखते हैं। अब है हमारा दूसरा सवाल, हम लिखते हैं।
दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच 5 नहीं 6 परिमेय संख्या। कितना? 6 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए परिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका सीधा सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए 3, इसका अगर ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 4 में ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 7 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत है? ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे 7 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो बात तो एक ही है। अगर मान लीजिए कि जब इसको काटना होगा तो काट के तो फिर हमको 3 और 4 ही आ जाए। अब देखिए इसमें कितना आ गया 21/7 और यहाँ पे आ गया 28/7। अब इसके बीच में क्या 6 गो परिमेय संख्या आ जाएगा? तो जाहिर सी बात है हाँ आ जाएगा। क्या सब आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरह से देखिए कितना है 3 3 6 गो परिमेय संख्या आ गया मेरा। यही मेरा आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसी टाइप का एक और सवाल है जो कह रहा है 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। बोल रहा है 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो इसका इस तरह की परिमेय संख्या को निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो d = y - x/n+1। ठीक है, ये है फॉर्मूला। हमको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, जो इसी पे बेस्ड हमको ये इस तरह का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो डी हो गया। अब पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए x + d जो कि पहला परिमेय होगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। पहला परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा परिमेय के लिए x + 2d, तीसरा परिमेय के लिए x + 3d, चौथा परिमेय के लिए x + 4d, पांचवा परिमेय के लिए x + 5d। पांचवा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पांचों निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए 10 दे दे तो उसी तरह से बढ़ते जाएंगे, x + 10d लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी पे हम लोग बनाते हैं कैसे बनता है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता है n = 5। अब x किसको मानेंगे और y किसको मानेंगे, ये चीज देखना होगा। जो इन दोनों में बड़ा कौन है? 3/5 और 4/5 में बड़ा कौन है? ठीक है, तो देखिए जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे कितना 0.6 और उसके बाद इसको जब करेंगे तो 0.8। तो अब पता चल गया होगा बड़ा कौन है। तो बड़ा ऑब्वियसली बात है ये है, तो इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको y और जो छोटा है उसको x मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे जो x = 3/5 और y = 4/5। एन तो हमको पता ही है। ठीक है, ये आप लोगों को मन में करना है, मन में कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा 4/5 - 3/5 एन कितना 5 + 1। ठीक है, जब एलसीएम इसको करेंगे इस तरह से क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 और ये 4 ये 3/6 और यहाँ पे 1/5। देखिए यहाँ पे समझना होगा, ये यहाँ पे है क्या संपूर्ण बटा, इस तरह से संपूर्ण बटा। इसके नीचे में भी 1 है, इसका मतलब ये पलट जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, यानी 1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको d बराबर क्या निकल गया 1/30।
ठीक है, डी बराबर क्या निकल गया 1/30। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, डी बराबर हमको 1/30 निकल गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए पहला परिमेय के लिए क्या था, x प्लस डी। ठीक है, तो x मेरा क्या था 3/5, 3/5 प्लस 1/30। एलसीएम निकाले कितना हो गया 30, ये 3 सॉरी 6 यानी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 यानी 19/30। दूसरा परिमेय x प्लस 2d यानी 3/5 प्लस इस तरह से एलसीएम निकालेंगे 30 होगा यानी 18 प्लस 2 यानी 20/30। उसी तरह से तीसरा निकालने के लिए x प्लस 3d 3/5 प्लस 2 तीसरा है 1/30। एलसीएम निकालेंगे 30 और ये 3/18 और यहाँ 3 यानी 21/30। चौथा और पांचवा आप खुद से निकालिएगा और देख लीजिएगा। तो चौथा और पांचवा का हम आपको सीधा आंसर बता दें, x प्लस 4d का तो क्या हो जाएगा 22/30, और उसी तरह से पांचवा के लिए x प्लस 5d के लिए तो हो जाएगा आपको 23/30। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में है जो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, इस पे आधारित प्रश्न है। ये तो तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखते हैं। सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, जो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आप लोग बताइए क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 इस तरह से होता है। देखिए पर जितना भी प्राकृत संख्या है उसको पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। क्यों? अगर मान लीजिए 0 अगर डाल देते हैं प्राकृत संख्या में तो वो क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। अगर 0 हटा दे तो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ पे प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये इसका कथन क्या हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। क्यों? प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कारण क्या है, कारण भी बोल रहा है लिखने के लिए, तो कारण क्या है, कारण लिखेंगे यहाँ पे जो कारण लिखेंगे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि 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 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, समझ गए इस कथन को। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक संख्या तो इससे पहले भी बताया कि पूर्णांक क्या होता है, जिस तरह से नंबर लाइन होता है 0 1 2 इधर -1 1 -2, मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या ऋणात्मक संख्या होता है, नहीं होता है।
तो इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए ठीक है, असत्य हो जाएगा। कारण लिखेंगे जो पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, समझ गए? इस कथन को लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। कह रहा है जो प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, इसका क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अब इस बात को समझिए, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, q के जगह हम लोग कुछ भी जीरो छोड़ करके बाद बाकी कोई भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरह से। और पूर्ण संख्या मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए पूर्ण संख्या मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो जीरो के नीचे में कुछ नहीं है, तो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। बताइए क्या ये p बाय q के रूप में है? हाँ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यही चीज का है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये कंडीशन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन यही अगर उल्टा पूछ देता, जो क्या हम पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन को समझिए, अगर पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा तो जाहिर सी बात है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कारण में लिख देंगे, रीजन क्या देंगे, लिखेंगे जो हाँ परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 0 एक पूर्ण संख्या है, उसके नीचे में कुछ नहीं, तो एक ये परिमेय संख्या के रूप में है। 1/1 एक क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी एक क्या है, पूर्ण संख्या, और 1/1 बन गया क्या, परिमेय। 2/1 ये भी पूर्ण था 2 और बन गया परिमेय। 3 पूर्ण था, बन गया परिमेय। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो हमारा क्लास 9 का जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और 1.2 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सॉल्यूशन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।